students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 5th semester automobile engineering students of OCBC scheme in the subject 501 ADD, module LO12, design conceptualization, and the topic number is 12D, design of bolt and rivet. तो बोल्ट और रिवेट का जो एप्लीकेशन यहाँ बताया गया है, इस इमेज में हम देखें कि ये जो हमारी एक पाइपलाइन है जिसमें फ्लेंज पर बोल्ट्स लगे हुए हैं। दूसरा आप ये कार में देख सकते हैं, कार में यहाँ पर जो हम इसको टाइट कर रहे हैं न्यूमेटिक गन से, ये भी बोल्ट हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर बोल्ट जो है फास्टनिंग पर्पस के लिए है और यहाँ पर भी है, बल्कि इस मोटर में यदि देखा जाए तो रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ये मोटर के ऊपर, ये मोटर की लिफ्टिंग के काम में भी आता है। तो ये हमारे बोल्ट के बारे में है। रिवेट में देखें तो ये हमारी बॉयलर की बॉडी है, ये आप स्ट्रक्चर देखिए, और ये हमारी रिवेट्स हैं जो कि ब्रास की हैं। तो इस तरीके से आज की जो हमारा टॉपिक है, डिज़ाइन ऑफ बोल्ट, यानी इस बोल्ट को हमें डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन ऑफ रिवेट यानी ये रिवेट्स को डिज़ाइन करना है। दिस इज़ द कोर्स आउटकम 1, जिसमें कि हमें बेसिक डिज़ाइन रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, जिसका लर्निंग आउटकम नंबर 2 है कि यहाँ पर हम डिज़ाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन को यूज़ करेंगे सिंपल मशीन एलिमेंट। तो इसमें जो सिंपल मशीन एलिमेंट इस वीडियो में लिए गए हैं वो है हमारे बोल्ट एंड रिवेट। तो एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू design of simple bolt and rivet, simple machine element, simple bolt and rivets. In the last section we have studied about the design of cotter and pin, and in this section we will study design of simple bolt and rivet. So in this section we will study about the rivet, introduction, terminology of rivets, design of rivet and numericals. Likewise simple bolt में भी हम introduction, terminology of bolt, simple bolt की design और न्यूमेरिकल सॉल्व देखेंगे और समअप करेंगे सारांश, असाइनमेंट और पठन के सुझाव के साथ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवेट। व्हाट इज रिवेट? तो यहाँ पर आप जो एक इमेज देख रहे हैं, आपने ब्रास में मेन इमेज भी देखी थी, ये हमारा है आपका। इसके पार्ट देखें यदि हम, तो ये टॉप वाला पार्ट कहलाता है हेड रिवेट का, ये मिडिल वाला कहलाता है शैंक, और ये पीछे वाला कहलाता है टेल। अब इसको यदि हमें लगाना हो तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको हमने इन्वर्स कर दिया। ये हमारी ये दो प्लेट हैं जो आप ब्लू कलर और ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, इनको आपस में रिवेटिंग करना हो तो एक हमारा ये रिवेट हेड वाला फॉर्मेट डाई रहता है, इसमें हमने रिवेट को रखा, उसके ऊपर उसमें दोनों प्लेट को इंसर्ट किया, और बाद में यहाँ पर ग्रीन वाला जो है, ये जो फॉर्म हमें हेड का चाहिए इन्वर्स वाला, वो मिलेगा। यहाँ पर रख करके हम इसको पंच कर देंगे तो ये पूरा हमारा रिवेटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो रिवेट की बात करें तो रिवेट इज अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल बार विथ अ हेड इंटीग्रल टू इट, यानी रिवेट एक छोटी बेलनाकार छड़ है जिसमें एक सिर अभिन्न अंग होता है, ये हेड होता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ रिवेट इज कॉल्ड शैंक, जो बेलनाकार भाग है उसको हम शैंक कहते हैं या पिंड, एंड लोअर पोर्शन ऑफ शैंक इज नोन एज टेल, और जो शैंक का निचला वाला हिस्सा है उसको हम पूंछ कहते हैं या टेल। मटेरियल ऑफ रिवेट मस्ट बी टफ एंड डक्टाइल, जो रिवेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सख्त और तन्य होना चाहिए, जैसे कि लो कार्बन स्टील है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, यानी कम कार्बन स्टील, पीतल, एल्यूमिनियम, तांबा। बट स्ट्रेंथ एंड अ फ्लूइड टाइट जॉइंट स्टील रिवेट्स आर यूज्ड। स्टील रिवेट का भी हम यूज़ करते हैं, जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, वहाँ पर हमें क्या चाहिए थी? स्ट्रेंथ, या फिर बॉयलर्स में आप देखेंगे फ्लूइड टाइट जॉइंट चाहिए, तो वहाँ पर हम स्टील के रिवेट्स भी यूज़ में लाते हैं। आगे हम देखते हैं रिवेट्स में। रिवेट्स, ये जो पिक्चर मैंने बताई हुई थी आपको मेन इमेज में वही है। ये देखिए आपका ये हेड है, यहाँ पर ये शैंक है, और टेल आपको इसमें नहीं दिख रहा है। फॉर्म हेड बना करके हम इसमें इसको रिवेटिंग करते हैं। ये यहाँ पर रिवेटिंग है स्ट्रेंथ के लिए, यहाँ पर बॉयलर शेल में है। रिवेट्स आर यूज टू मेक परमानेंट फास्टनिंग बिटवीन द प्लेट्स सच एज इन स्ट्रक्चरल वर्क, शिप बिल्डिंग, ब्रिज, टैंक एंड बॉयलर शेल्स। रिवेट्स का उपयोग प्लेटों के बीच स्थायी बंधन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि संरचनात्मक कार्य, जहाज निर्माण, पुल, टैंक और बॉयलर शेल। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि रिवेट्स को हम
परमानेंट कहें या टेम्परेरी कहें। रीज़न ये है परमानेंट इस सेंस में कि यदि हमको इसको अलग करना होगा प्लेट्स को तो रिवेट्स को काट के निकालना पड़ेगा, और टेम्परेरी इसलिए कि यदि कोई रिवेट डैमेज हो जाती है तो उसको हम फिर बदल के केवल रिवेट को बदल देते हैं। तो इट्स अ समवट in between the permanent and temporary fastening, but normally it is used as permanent fastening, जबकि बोल्ट हैं वो temporary fastenings हैं। The rivet may be done by hand or by a riveting machine। रिवेटिंग जो करते हैं हम हाथ से या रिवेटिंग मशीन द्वारा कर सकते हैं। अब हम रिवेट की टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। सपोज ये हमारी दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है। इसमें हमको दोनों प्लेटों को जो है ज्वाइन करना है, तो इसमें यूजुअली रो ली जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, तो इसमें जो है ये कॉलम्स हैं दो, ये मतलब ये डबल रिवेटेड कहलाएगा, दो बने हुए हैं, इनके बीच में नंबर ऑफ रिवेट्स लगी होंगी, वो डिपेंड करेंगे विड्थ के ऊपर। तो अब इसमें टर्मिनोलॉजी खास ये है कि ये जो डी है ये रिवेट का डायमीटर कहलाता है, यही हमें कैलकुलेट करना है, जो कि थिकनेस पर डिपेंड करता है। और दो जो रो दिख रही हैं आपको, इनके बीच की डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं, और जो प्लेट्स के कॉर्नर से जो रहता है उसके बीच में जो मार्जिन रहता है उसको हम एम मार्जिन कहते हैं, और दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस को हम बैक पिच कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। रिवेट डायमीटर डी, ये आप देख रहे हैं ये रिवेट डायमीटर डी है। पिच जो दो रो है अपने रिवेट्स के बीच की वो पिच कहलाती है। बैक पिच दो कॉलम के बीच डिस्टेंस जो होती है वो बैक पिच है। डायगोनल पिच यदि हम यहाँ पर देखें इस तरह से डायगोनली जो रिवेट्स हैं इनके बीच को देखें तो डायगोनल पिच कहलाएगी। एम फॉर मार्जिन, मार्जिन जो होता है कॉर्नर्स पर, प्लेट के कॉर्नर पर जो कॉर्नर मोस्ट रिवेट होती है उसकी प्लेट से दूरी जो कहलाती है वो मार्जिन कहलाती है। यूजुअली 1.5 टाइम्स ऑफ डी ली जाती है, और टी थिकनेस ऑफ प्लेट है। तो इस प्रकार से ये रिवेट की टर्मिनोलॉजी है। अब हम रिवेट की डिज़ाइन करें। रिवेट को डिज़ाइन करने में देखिएगा आप यहाँ पर कि रिवेट रेसिस्टेंस कंसिडर्ड फॉर फॉलोइंग मोड्स ऑफ फेल्यूर्स। रिवेट प्रतिरोध को निम्नलिखित विफलताओं पर विचार किया जाता है, जिसमें दो हैं। पहली है शियरिंग या अपरूपण, और दूसरी है क्रशिंग या संदलन। अब देखिए इसमें पहले हम इसको समझें, ये शियरिंग कैसे होती है, क्रशिंग कैसे होती है, इस पर बात करें। सपोज ये दो प्लेट्स हैं, जो ब्लू कलर और रेड कलर में जो सेक्शन की गई है, दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमने होल ड्रिल किया और उसमें रिवेट लगा दी। अब जब इस पर लोड आता है, तो जब लोड आता है तो आप देखते हैं कि लोड के कारण ये हो सकता है कि ये जो सेंटर में जो पिच हमारी पहले एक जैसी थी, वो रिवेट थी, वो अब अलग अलग हो गई। यानी यहाँ पर आप देखें इसको, इस पोर्शन को, तो ये शेयरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिवेट कट रही है ये हमारी क्या कहलाएगी, शेयरिंग। अब यदि आप किसी भी एक हिस्से को देखें तो वो आपको दिखेगा सर्कुलर। तो रिवेट का जो एरिया इसको रेसिस्ट कर रहा था फेल्यूर को या विफलता को रोक रहा था, वो कौन सा था, ये सर्कुलर एरिया। और सर्कुलर एरिया क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर यही एरिया लिया गया है π/4 डी स्क्वायर। इसमें हम स्ट्रेस का गुणा कर दें, प्रतिबल का गुणा कर दें। चूंकि ये शेयर हो रहा है तो शेयरिंग स्ट्रेस टाउ या TAU जो मैंने बताया था वो हम यूज़ करते हैं। तो ये टाउ का हम गुणा कर दें तो हमको एरिया इंटू स्ट्रेस मिलकर के मिल जाएगा रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस जो होगा वो लगाया गया फोर्स के बराबर होगा, P के बराबर। तो इस तरीके से इस इमेज में आपको ये दिखा कि शेयरिंग में रिवेट कैसे फेल होगी, यहाँ से फेल होगी, यानी कि दो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे प्लेट के जब हम लोड लगाएंगे। और जब हम देखेंगे क्या चीज़ कटी है तो आप देखेंगे इस तरह से गोल गोल आपको दिखाई देगा। यदि आप टॉप से देखेंगे इसको तो वो एरिया जो है रेसिस्ट कर रहा था, तो रेसिस्टिंग एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, और स्ट्रेस हो जाएगी शेयरिंग में तो शेयर स्ट्रेस, और इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा शेयरिंग रेसिस्टेंस RS। अब हम क्रशिंग में देखें। क्रशिंग में ये हो सकता है, अब आप देखिए इसको टॉप से देखा जा रहा है, ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये टॉप व्यू है। यहाँ पर दोनों प्लेट को जब हम P लगा रहे हैं तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये होता है कि ये जो शेयरिंग होती है ये तो बाद में होगी, उसके पहले ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवेट और उसका होल जो है इनके बीच में मटेरियल जो है रिमूव होना शुरू कर देता है, यानी क्रश होना शुरू कर देता है। जिससे कि मैंने बताया था, जैसे हम बोलते हैं कि आटे की चक्की जो चलती है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये क्रश, यानी कि आपकी रिवेट पतली होती जाएगी। रीजन ये है, प्लेट रिवेट हमने जो लिए सॉफ्ट मेटल के लिए, डक्टाइल के लिए, तो रिवेट घिसना शुरू हो जाएगी, और घिसने के बाद फिर शेयरिंग होगा। तो ऑलवेज देयर इज अ शेयरिंग आफ्टर द क्रशिंग, पहले क्रशिंग ही होगी।
अब क्रशिंग को जो एरिया रोक रहा था, यदि हम इसको साइड व्यू से देखें तो ये डी के बराबर यहाँ पर देख रहे हैं आप डायमीटर ऑफ रिवेट, और ये टी बराबर प्लेट की थिकनेस। तो डी इंटू टी इसमें रेसिस्टिंग एरिया होगा, इसको हम प्रोजेक्टेड एरिया भी कहते हैं। तो डिफरेंस यही है, क्रशिंग आप समझ गए, शेयरिंग। तो क्रशिंग या संदलन में क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, डी इंटू टी प्रोजेक्टेड एरिया, और स्ट्रेस सिग्मा सी यानी क्रशिंग स्ट्रेस हो जाएगी, और ये जो रेसिस्टेंस होगा बराबर आर सी के। तो इस प्रकार से जो रिवेट होती है, रिवेट जब लगाई जाती है तो वो दो प्रकार से फेल हो सकती है, एक शेयरिंग, दूसरा क्रशिंग। इनके फार्मूले हमको पता लग गए हैं, ये हैं। अब हम इसकी डिज़ाइन शुरू करते हैं। पहले हमने फेल्यूर्स का देखा है। आइए, रिवेट के डिज़ाइन में वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ रिवेट। उसको दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इक्वेट रिवेट रेसिस्टेंस इन शेयरिंग एंड क्रशिंग। जो रेसिस्टेंस है आपका, प्रतिरोध है कर्तन और संदलन में, आर एस और आर सी इनको बराबर कर दें। यदि हम इनको बराबर करेंगे तो हमने अभी देखा कि आर एस होता है पाया फोर डी स्क्वायर इंटू टाउ बराबर आर सी हो जाएगा डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी। इस प्रकार से हम देखें, यहाँ पर डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4t सिग्मा सी, और यहाँ पर बचेगा पाई डी टाउ। तो पाई टाउ से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द डी, क्योंकि थिकनेस ऑफ प्लेट तो दी जाएगी। दूसरा होता है अनविन्स फार्मूला। अनविन्स फार्मूला होता है डी 6.05 अंडर रूट टी एम में आप वैल्यू रखेंगे टी की, और अंडर रूट लेके स्क्वायर रूट लेके 6.05 से गुणा करेंगे तो डी मिलेगा। तो इस प्रकार हम दोनों तरीके से डी की वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारी रिवेट का डायमीटर होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यूजुअली ये वाला फार्मूला जो रहता है वो 8 mm की थिकनेस, 8 mm या उससे कम की थिकनेस हो प्लेट की, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, और 8 mm से ज़्यादा हम इससे निकालते हैं। यानी कि अभी मैंने कहा कि दोनों फार्मूले लगाना है आपको। क्यों लगाना है? क्योंकि दोनों से जो ज़्यादा आएगा, ये आपको नहीं पता था, लेकिन थंब रूल ये है कि 8 mm या उससे ज़्यादा हो तो इसको लगाते हैं, 8 mm से ज़्यादा हो तो अनविन्स को लगाते हैं, 8 mm या उससे कम हो तो हम आर एस बराबर आर सी कर देते हैं। तो ये हमारा जनरल डिजाइन ऑफ रिवेट का तरीका है। और डिजाइन ऑफ रिवेट मतलब हमें वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ रिवेट, यानी रिवेट के व्यास की गणना करना है। ये रिवेट की डिजाइन है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ रिवेट, हमको डी निकालना है, रिवेट का डायमीटर ज्ञात करना है। टू जॉइन 6 mm थिक प्लेट्स, तो यहाँ पर दिया गया टी की वैल्यू 6 mm। टेक परमिशेबल शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस, शेयरिंग मतलब टाउ 60 मेगापास्कल दी है, और क्रशिंग जो दी है 120 मेगापास्कल है। तो इसकी डिजाइन का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले आप आर एस बराबर आर सी रखें, तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू रख सकते हैं, टाउ की रख सकते हैं, टी की रख सकते हैं, सिग्मा सी की। तो डी से डी एक कैंसिल होगा, वी विल गेट डी एस 15.27 mm। अब आप अनविन्स फार्मूला भी लगाएं, उसमें आप रख करके देखेंगे 6.05 अंडर रूट टी तो 14.82। इसमें से जो डायमीटर आ रहा है रिवेट का कौन सा ज़्यादा है, इक्वेटिंग रेसिस्टेंस टू शेयरिंग एंड क्रशिंग 15.27। तो 15.27 हमारा रिवेट का डायमीटर होगा, जिसको हम राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट डिजिट पर 16 mm, क्योंकि 15.27 की रिवेट मिलना मुश्किल है, यह हमें बनाना पड़ेगी। उसके बजाय स्टैंडर्ड जो है 16 mm की आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिवेट को, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, पहले आप आर टी बराबर आर एस बराबर आर सी कर दें, और दूसरा आप अनविन्स फार्मूला लगा दें। जो डायमीटर ज़्यादा आएगा वो आप अडॉप्ट करें। आप यदि 8 mm से ज़्यादा का लेके देखें तो आप पाएंगे कि अनविन फार्मूले से डी की वैल्यू ज़्यादा आती है, इसलिए इसको लगाते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब हम बोल्ट की बात करते हैं। ये रिवेट में बस यही था। तो रिवेट में आप देखें तो आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, जिसमें कि आपको ये वैल्यूज़ दी जाएंगी और आप उससे डायमीटर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड पोर्शन था बोल्ट का, उस पर बात करें हम। इन थ्रेडेड जॉइंट्स 2 or more machine members are joined together with the help of threaded fasteners. This is nut and bolt. ये जो दो प्लेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पे बात करते हैं हम कि ये जो दो बॉडी है, दो पोर्शन है, मशीन कंपोनेंट है, इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं थ्रेडेड पोर्शन से। थ्रेडेड मतलब ये वाला नट है, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये इसकी थ्रेडेड पोर्शन, फिर बॉडी, फिर हेड, ये पूरा हमारा बोल्ट कहलाता है। तो नट एंड बोल्ट, इसके बीच में थ्रेड होते हैं। यहाँ पर हेड के ऊपर देखें, ये हेक्सागोनल बोल्ट कहलाता है, हेक्सागोनल हेड है। ये आपका स्क्वायर हेड है। ये यू बोल्ट है, जिसमें कि दो नट मतलब बोल्ट है ये, इसमें दोनों तरफ नट लगते हैं, हेड नहीं है इसमें।
ये लेग बोल्ट कहलाता है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, आप देख रहे हैं ये थ्रेडेड है, स्क्रू टाइप का है। ये एंकर बोल्ट है जो कि एंकरिंग के काम आता है। ये कैरियज बोल्ट है, और ये वाला आई बोल्ट है जो आपने मोटर में लगा हुआ देखा है, ये हैंगर बोल्ट है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स हैं। तो चूड़ीदार जोड़ों में जब दो चूड़ीदार जोड़े हैं तो दो या दो से अधिक मशीन के अवयव थ्रेडेड फास्टनिंग की मदद से एक साथ जोड़े जाते हैं, जैसे कि नट और बोल्ट से। दीज आर नॉन परमानेंट टाइप। अभी बताया गया था कि रिवेट को हम परमानेंट टाइप में लेते हैं, इसको नॉन परमानेंट लेते हैं। नॉन परमानेंट का मतलब क्या है? मेंबर्स कैन बी डिसमेंटल विदाउट डैमेजिंग द कंपोनेंट पार्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस, चेकिंग एंड रिप्लेसमेंट। यानी मेंटेनेंस को हम बोलें, क्या बोलेंगे यहाँ पर? यदि हम मेंटेनेंस की बात करें तो रखरखाव, चेकिंग यानी जांच, रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन। इसके उद्देश्य से यदि हम घटकों को यानी नट और बोल्ट को नुकसान पहुंचाए बिना उसको बदल दें, डिसेंबल कर दें और फिर असेंबल कर लें, तो ऐसे जॉइंट को हम नॉन परमानेंट टाइप कहते हैं। जबकि आपने रिवेटेड जॉइंट में देखा था, यदि अलग करना हो तो रिवेट को काट के निकालना पड़ेगा, यू कैन नॉट रीयूज रिवेट। जबकि यहाँ पर बोल्ट को आप रिवेट में यूज कर सकते हैं। एक और परमानेंट टाइप का होता है जिसको हम बेल्डेड जॉइंट भी कहते हैं। अब टेक्नोलॉजी ऑफ बोल्ट पर बात करें हम। बोल्ट में जो है खास चीज़ है उसके थ्रेड्स। ये जो थ्रेड्स देख रहे हैं आप, threads are found by cutting a helical groove on the surface of a cylindrical rod or cylindrical hole। होल मतलब इंटरनल, और रॉड के ऊपर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल थ्रेड्स। तो बेलनाकार छड़ या बेलनाकार छेद की सतह पर एक पेंचदार खांचे को काटकर चूड़ियां बनाई जाती हैं। इन चूड़ियों की थोड़ी टर्मिनोलॉजी हम डिटेल में देखें। ये देखिए आप, ये जो थ्रेड्स देख रहे हैं आप बीएमई में भी पढ़ चुके हैं इसको प्रीवियस क्लास में। इसके डायमीटर पर खास गौर करें कि जो सबसे इनर मोस्ट है, जो सबसे कम वाला डायमीटर है, वो डीसी के नाम से जाना जाता है, कोर डाया, माइनर डाया या रूट डाया के नाम से। जबकि जो सबसे बड़ा वाला डायमीटर है, आउटर वाला जो देखें, उसको हम नॉमिनल या मेजर डाया बोलते हैं। इस डी, केवल डी से लिखते हैं। और इन दोनों का एवरेज यदि हम देखें पिच पर जो है, वो हमारा पिच डाया डीपी कहलाता है। यानी डी का पर्पज है कि मार्केट में आप बोल्ट लेने जाए 16 mm का तो वो डी 16 mm से मिलेगा। जबकि कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम कोर डायमीटर का उपयोग करेंगे, क्रोड डायमीटर। बाकी की टर्मिनोलॉजी ये है कि जो टॉप ऑफ थ्रेड कहलाता है क्रीस्ट, और बॉटम ऑफ थ्रेड कहलाता है रूट। और ये जो एंगल है जिस पर ये थ्रेड बन रहा है, इसको हेलिक्स एंगल कहा जाता है। दो सब्सिक्वेंट पोर्शन के बीच की डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम थ्रेड एंगल कहते हैं। और रूट और क्रीस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डेप्थ कहते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है। हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है मेजर आउटसाइड या नॉमिनल, प्रमुख बाहरी या सांकेतिक व्यास। इट इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल इंटरनल स्क्रू थ्रेड, द स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय दिस डायमीटर। यानी कि पेंच इस व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यानी यदि आपको बोला जाए कोई बोल्ट खरीदना है तो वो 20 mm का है, तो 20 mm जो है वो क्या कहलाएगा आपका? नॉमिनल डाया, आउटसाइड डाया, बाहरी डाया या मेजर डाया या प्रमुख डाया। तो इसका पर्पज केवल इसको स्पेसिफाई करने के लिए होता है। जबकि डिजाइन में हम यूज करते हैं माइनर डाया, कोर डाया या रूट डाया। माइनर, कोर या रूट व्यास, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। ये सबसे छोटा व्यास होता है। तो इस प्रकार से अब हम इसकी डिजाइन के बारे में देखें। हमने टर्मिनोलॉजी देख ली है बोल्ट के बारे में। यहाँ पर आप बोल्ट डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन डाटा बुक का उपयोग करेंगे, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हमारे लिए अलाउड है कमल कुमार एंड एस के तहत। उसमें टेबल दी गई है 8.1। इस टेबल को हम समझ लें। ये नॉमिनल साइज डी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रकार से मिलता है, फाइन सीरीज और कोर्स सीरीज, दो प्रकार से मिलता है। फाइन सीरीज और कोर्स सीरीज में डिफरेंस है कि जो बोल्ट को स्पेसिफाई किया जाता है M8/1, यानी 8 जो है वो आपका डायमीटर कहलाएगा, 1 आपका पिच कहलाएगा। तो यदि डी आपका नॉमिनल डाया पिच पी है, तो फाइन सीरीज के लिए जो जनरल स्पेसिफिकेशन होगा वो क्या होगा? MD/P। तो M8/1 का मतलब ये हुआ कि नॉमिनल डाया 8 mm है और पिच 1 mm है। ये देखिए आपको पिच दिया गया है। आप देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, M20/1.5। तो 1.5 पिच होगी और 20 आपका नॉमिनल डाया हुआ है। जबकि पिच डाया और माइनर डाया या रूट डाया यहाँ पर दिए हैं। तो हमारा पर्पज ये है कि यदि हमें बोल्ट का डायमीटर दिया जाए तो हम यहाँ से टेबल से डीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या कैलकुलेशन करके डीसी हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बता सकते हैं कि ये वाला बोल्ट यूज़ होगा। फाइन सीरीज का मतलब होता है कि जहाँ पर फाइन वर्क के लिए हमें यूज़ करना वहाँ पर, और कोर्स सीरीज हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पिच नहीं दी जाती, केवल डायमीटर दिया जाता है MD। जैसे कि M12
तो इसमें पिच नहीं दी है आपकी। इसका मतलब ये नहीं कि पिच नहीं होती है, इसकी पिच भी होती है, पिच डाया भी होता है, कोर डाया भी होता है। तो आगे कैसे यूज़ करना है ये हम आगे चल के आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे। बट अभी के लिए ये है कि इस डिजाइन डाटा बुक से हम ये पता कर सकते हैं कि डीसी दिया हो तो बोल्ट कौन सा होगा, और बोल्ट दिया हो तो उसका डीसी कितना होगा वो। यदि कभी कोई डायमेंशन ऐसी मिल जाए जिसमें आप डीसी या कैलकुलेट करने में असमर्थ हैं, तो आप एक एम्पिरिकल फार्मूला लगा सकते हैं, डीसी बराबर 0.84D। आप इससे भी डीसी निकाल सकते हैं। आइए अब हम डिजाइन करते हैं बोल्ट की। लोड ऑन अ बोल्ट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। जो बोल्ट पर भार आता है वो निम्नलिखित कारकों पर होता है। पहला वाला होता है इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ बोल्ट। हम जब बोल्ट को कसते हैं उसके कारण प्रारंभिक तनाव PI यूज होता है। अब बाहरी लोड होता है, जैसे आपने देखा कि मोटर पर हमने उठाना है उसको, तो मोटर पे जो कसा वो इनिशियल लोड था, लेकिन मोटर को उठाएंगे तो बाहरी लोड आएगा, तो ये एक्सटर्नल लोड कहलाएगा। और तीसरा होता है कंबाइंड संयुक्त भार ड्यू टू रिलेटिव इलास्टिसिटी स्प्रिंगनेस ऑफ द बोल्ट एंड कनेक्टेड मेंबर्स गैस्केट एक्सेट्रा। ये कब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे ऑटोमोबाइल में देखें हम, सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच में गैस्केट लगती है, तो गैस्केट लगती है उस समय पर ये कंबाइंड लोड का उपयोग करते हैं हम। ये न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फार्मूले देख सकते हैं इनके। मेनली हम PI और PE पर आधारित बोल्ट्स की डिजाइन करेंगे। आइए देखते हैं हम। अब जब हम कसने के कारण या इनिशियल टेंशन के कारण कौन कौन से इसमें स्ट्रेस डेवलप होते हैं, स्क्रू करने के कारण कौन कौन से प्रारंभिक प्रतिबल होते हैं, इस पर देखें तो सबसे पहले इसमें आती है टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट। जब हम टाइट करते हैं बोल्ट तो उसमें खिंचाव के कारण तनन प्रतिबल होता है। इसमें फॉर मेकिंग अ फ्लूइड जॉइंट, अब यदि इसमें इसको एम्पेरिकली कैलकुलेट किया जाता है कि यदि कोई फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना हो, जैसे IC इंजन सिलेंडर का कवर है, तो वहाँ पर PI जो होता है वो आपका 2840D दिया जाता है, यानी D mm में है। इसमें 2840 का गुणा कर देंगे तो न्यूटन में आपका इनिशियल लोड आ जाता है। फिर आप इसको बराबर रख देंगे π/4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। कैलकुलेशन में देखिए D नहीं लिया जा रहा है, DC कोड आया, क्लियर। और नॉर्मल के लिए आप इसका आधा लेते हैं 1420D, बाकी π/4 DC स्क्वायर सिग्मा टी सेम है। इनका यूज़ आप समझ लेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। बट टाइटनिंग के कारण हम एम्पेरिकली लेते हैं, जो हम टार्क रेंज के द्वारा लगाए जाते हैं। D नॉमिनल डाया है, उससे आप इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं, D दिया हो, और बाद में DC आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब हम इसको टाइट करते हैं तो इसमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आती है, क्योंकि गोल गोल घूमता है, तो वहाँ पर थ्रेड्स पर जो स्ट्रेस आती है उसमें आप लोड नहीं बल्कि हम क्या कहेंगे इनिशियल टेंशन बोलेंगे न्यूटन mm में। उस टेंशन टार्क का फार्मूला हम पढ़ चुके भी हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, π/16 टाउ इंटू D क्यूब होता है, तो D की जगह यहाँ पर DC आएगा। तो इनिशियल लोड के कारण ये होता है। तो आइए हम देखें इनिशियल लोड के कारण कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। पहले हम यहाँ पर देखें कि ये एक पिक्चर है जिसमें दो प्लेट को केवल टाइट करना है, मतलब इनिशियल लोड, कोई बाहर से लोड नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पर जो इसको टाइट किया है उस पर बात करेंगे हम। इसमें ये बोल्ट है, फिर वाशर भी लगा है, मेंबर्स हैं और नट है, इस तरीके से हमने इसको लगाया है। इस पर देखें, यानी कि इट इज़ अ केस ऑफ प्योर फास्टनिंग पर्पज इनिशियल लोड। तो टू मशीन पार्ट्स आर फास्टन टुगेदर टाइटली बाय मीन्स ऑफ अ 20 mm बोल्ट। यानी जो दो मशीन के पार्ट हैं हमारे, इसको हमने जो है टाइट किया हुआ है 20 mm बोल्ट। तो 20 mm बोल्ट क्या दिया है, नॉमिनल डाया। बोल्ट की साइज दी जाए तो D बराबर क्या हो जाएगा 20 mm। इफ़ द लोड टेंडिंग टू सेपरेट दीज पार्ट्स इज नेगलेक्टेड, यानी कि एक्सटर्नल लोड जो है वो हमारा नेगलेक्ट है, तो फाइंड द स्ट्रेस दैट इज सेटअप इन द बोल्ट बाय द इनिशियल टाइटनिंग। तो इनिशियल टाइटनिंग कारण कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस इसमें होगा टाइट करने पर, तो वो कितना होगा ये निकालना है। तो आप यहाँ पर देखें D बराबर 20 mm दिया है, P आपको नेगलेक्ट करना है, तो आपके पास फार्मूला सिंपल सा PIN बराबर क्या है 2840D बराबर π/4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमें 1420 लेना था क्योंकि टाइट कर रहा है। यस ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, बट हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि सपोज़ ये लीक जॉइंट के लिए करा जा रहा है इसलिए 2840 लिया है। आप इस जगह 1240 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिज़ाइन में मैंने बताया आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है। तो अब ये
π/4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। सिग्मा टी आपको चाहिए, अब DC तो है ही नहीं, तो DC अब मैंने बताया था डिजाइन डाटा बुक से कैलकुलेट करेंगे। चूँकि 20 mm बोल्ट दिया है तो M20 हम देखेंगे, पिच नहीं दिए तो कोर सीरीज में जाएंगे, M20 में हम DC का मान देखेंगे 16.933 आएगा। अब बताएंगे आप कि कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। ये देखिए आप, हमने जो टेबल देखी थी उसमें हम देखते हैं कि जो M20 है, ये देखिए आपको M20 दिख रहा है, इस M20 में जो DC का मान है वो कितना दिया है 16.933। तो ये हम डिजाइन डाटा बुक से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम देख चुके हैं कि न्यूमेरिकल के लिए हमें जो ज़रूरी था DC वो हमने डिजाइन डाटा बुक से ले लिया है। अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं, यदि कोई नहीं मिलती साइज तो 0.84 से गुणा कर दें तो वो DC ले सकते हैं। बस अब हम मतलब वैल्यू रखेंगे। PIN हमने 2840D की जगह 20 π/4 और DC की वैल्यू रख देंगे तो सिग्मा टी आ जाएगी 63.06 मेगापास्कल। हमको इसमें डिजाइन में क्या निकालना था, स्ट्रेस, तो हमने स्ट्रेस निकाल दी है। आइए हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं बोल्ट में कि बहाव बलों के कारण प्रतिबल। ये तो टाइट के लिए था जब हम कर रहे थे, लेकिन अब एक्सटर्नल लोड भी आ सकते हैं। जिससे मशीन को आप उठा रहे थे मोटर को, तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। तो यूजुअली थ्रेडेड फास्टनर्स कैरी अ लोड इन द डायरेक्शन ऑफ बोल्ट एक्सिस। जो बोल्ट लगा है उसी डायरेक्शन में, ऐसा बोल्ट लगा यहीं के हम मोटर को उठाएंगे। तो आमतौर पर चूड़ीदार फास्टनर में बोल्ट अक्षीय दिशा में एक भार होता है जो बोल्ट में एक तनन प्रतिबल उत्पन्न करता है। तो ये तनन प्रतिबल होता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए इस फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है एक्सटर्नल कारण। अब कोई एक बोल्ट तो हम लगाते नहीं है, तो टोटल एक्सटर्नल बोल्ट उठाने के लिए कितने बोल्ट लगे हैं वो हम n ले लेंगे, जितने बोल्ट लगे हों n, आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। बाकी आप फार्मूला सेम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2840 नहीं आएगा, ये एक्सटर्नल लोड दिया जाएगा। रेसिस्टेंस एरिया तो वही है π/4 DC स्क्वायर, और इस टेंशन के कारण हो रहा है टेंसाइल करंट, तो यहाँ पर सिग्मा टी आएगा। तो ये होता है टेंसाइल। वहीं यदि शेयरिंग के कारण हो, जैसे कि फ्लेंज कपलिंग में होता है, तो वहाँ पर वो शेयर स्ट्रेस आती है, तो उसका भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। उस केस में PEN रहेगा, वही रहेगा, स्ट्रेस भी वही रहेगा, नंबर ऑफ बोल्ट भी रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस कौन सी हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस। तो अब हम दोनों केस में कि टेंसाइल लोड एक्सटर्नल आ रहा है और शेयर लोड एक्सटर्नल आ रहा है, इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अब मैंने पिक्चर बनाया था जो आपको लिया था कि एक मोटर में उठाने के लिए बोल्ट लगा है, आई बोल्ट। ये आई बोल्ट इस प्रकार का होता है, फिगर में प्रोपोर्शन दिखाए हैं। बस इसमें अभी हम इस स्तर पर ये समझ लें, इस प्रोपोर्शन से हमें इतना मतलब नहीं है, क्योंकि डिजाइन ऑफ बोल्ट मतलब आपको क्या निकालना है, इसका डायमीटर, ए जो दिया है वो डायमीटर निकालना है, और बी इसकी थ्रेडेड लेंथ जो कि बोल्ट के अंदर जाएगी वो 1.5D होती है। बस ये आप याद रख लें, ये डिजाइन डाटा बुक में नहीं मिलेगा कि थ्रेडेड लेंथ पूछे तो 1.5D होती है, आपको यही बताना है, बाकी और ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। आइए हम इस पर बात करें। एन आई बोल्ट इज टू बी यूज फॉर लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोटर है इसका वजन 60 किलो न्यूटन है, इसके लिए हम एक आई बोल्ट यूज़ कर रहे हैं। डिजाइन द बोल्ट, जैसे डिजाइन द बोल्ट बोला, यानी कि अब आपको इसका नॉमिनल डायमीटर निकालना है और बोल्ट का स्पेसिफिकेशन बताना है। इफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज 450 मेगापास्कल विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10, यानी कि जो चरम प्रतिबल है, तनन प्रतिबल, वो 450 मेगापास्कल है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे तो जो स्ट्रेस दी उसको उससे भाग लगा करके आप अल्टीमेट की जगह वर्किंग स्ट्रेस निकाल लें। तो यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस जो दी है वो 450 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 है। तो आप यहाँ पर सिग्मा टी जो निकालेंगे, सिग्मा टी नहीं दिया था, ये यूटी दिया था, अल्टीमेट टेंसाइल। तो टी के लिए आप क्या करेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे तो 45 मेगापास्कल सिग्मा यूटी। पी 60 किलो न्यूटन दिया है, तो किलो को आप न्यूटन में बदल दें, 1000 से गुणा कर दें। अब हमारा फार्मूला देखिए आप, हमने अभी जो पढ़ा था कि PE बराबर होगा π/4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। चूँकि PE निकालना है इसलिए रेड कलर में है। π/4 DC आपको नहीं पता है, सिग्मा टी आपको 45 पता है, और PE 60,000 है। तो यहाँ से आप DC निकालेंगे 41.20। अब 41.20 mm जो दिया है, इसके लिए अब आप D निकालना हो तो आप अब डिजाइन डाटा बुक पर जाएंगे, या 0.84 से भाग लगा के उसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिजाइन डाटा बुक का उपयोग करेंगे। आइए 41.2 के लिए हम देखते हैं कौन सा हमारा बोल्ट रहेगा। तो ये हम फिर से डिजाइन डाटा बुक पर आ गए उसी प्रॉब्लम पर। इसमें आप देखें कि 40 क्या थी वैल्यू, 41.2, आई थिंक यस इट इज़ 41.2 mm। तो इसके लिए अब हम देखें DC में 41.2 कहाँ आ रहा है, तो आप देखेंगे इसमें
कि 41.2 जो आ रहा है वो ये 41.5 मिल रहा है आपको नीचे से सेकंड। तो मेरा कर्सर मूव नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक करके दिखता हूँ मैं, हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर ये मैंने होल्ड किया, ये ये 41.5 मिल रहा है। 41.2 से ज़्यादा ही लेना है हमको यदि एग्जैक्ट नहीं मिले। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन सी साइज़ का बोल्ट है, M48। तो आपका आंसर जो होगा बोल्ट डिजाइन में वो क्या होगा आपका, और ये अब अपन आंसर कैसे लिखेंगे ये देखें। इसमें हम आंसर लिखेंगे फॉर DC इक्वल टू 41.20 mm सिलेक्टेड बोल्ट विल बी M48 कोर्स सीरीज। पिच वाला नहीं रहेगा, कोर्स सीरीज है, केबल टाइट करके उठाना है। अब इसकी लेंथ निकालना है, तो अभी आपने इसमें देखा 1.5D होता है तो 72 mm। तो इसने ये भी आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ बोल्ट इन मोटर पूछा था, इसलिए हमने लेंथ निकाल लिया। नॉर्मली लेंथ निकालते नहीं है। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल लोड आने के कारण बोल्ट की डिजाइन क्या होती है वो आपने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने की में पढ़ाया था कि ये साफ्ट है, ये हब है, ये फ्लेंज है और ये की है। अब इस साफ्ट से इस साफ्ट को जोड़ने के लिए हमने ये पूरा मैकेनिज्म यूज़ किया है। तो इसमें बोल्ट कितने लगे हुए हैं, 4, 1 2 3 और एक पीछे 4 बोल्ट लगे हुए हैं, आप इसमें देखिए। तो अब ये जो साफ्ट होती है रोटेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, टार्क। एक्सटर्नल लोड क्या होगा आपका, टार्क। आइए अब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। Two shafts are connected by means of a flange coupling to transmit torque of 1.5 किलोन्यूटन मीटर। दो शाफ्ट हैं, उनको हमने फ्लेंज कपलिंग के माध्यम से जोड़ा हुआ है, जो कि ट्रांसमिट करती हैं 1.5 किलोन्यूटन मीटर। 1.5 किलो का 1000 और मीटर का 1000। तो इस तरह से न्यूटन mm आपको याद हो, ये हम देख चुके हैं न्यूटन mm। तो न्यूटन mm की हम बात करेंगे तो उसमें न्यूटन mm में ही टार्क होना चाहिए, तो किलो और फिर इसके बाद न्यूटन। सो T इक्वल टू 1.5 इंटू किलो के लिए 1000 और मीटर के लिए 1000, तो न्यूटन mm। द फ्लेंज ऑफ कपलिंग्स आर फास्टेंड बाय 4 बोल्ट्स। तो n की वैल्यू कितनी दे दी है, 4। नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पर 4 है। सेम मटेरियल एट अ PCD ऑफ 60 mm। ये जो दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो PCD कहलाती है। तो हमने DP लिखा होगा कहीं पर 60 mm। तो हमें चाहिए रेडियस, तो ये RP हो जाएगा 30 mm। रेडियस क्यों चाहिए, टार्क कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल लोड जो होगा वो क्या होगा, टार्क अपॉन रेडियस। तो हमने देखा 15 इंटू 60 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा PE। PE के लिए ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं था डिजाइन के पहले, लेकिन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं की के केस में। तो डिजाइन द बोल्ट्स इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस फॉर द बोल्ट मटेरियल इज 50 मेगापास्कल। टाउ की वैल्यू दी है 50 मेगापास्कल। अब आप रख सकते हैं। पहले हम एक्सटर्नल लोड निकालेंगे, T अपॉन RP। ये आया हमारा 50,000, फिर P बराबर N। अब देखिए पिछले वाले प्रॉब्लम में N नहीं लिया क्योंकि एक ही था, यहाँ पर 4 दिया है इसलिए हमने N लिया है। 5 और DC स्क्वायर इंटू टा, 4 से 4 किया और यहाँ से DC निकाला 17.84। अब हम फिर से डिज़ाइन पे चलेंगे, डिज़ाइन डाटा बुक पे चलेंगे 17.84 के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए 17.84 के लिए आपको जो साइज़ मिलेगी वो ये देखिए 16.933 तो नहीं, क्योंकि कम हो जाएगी। 17 यहाँ फाइन सीरीज में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 20 पर जा रहे हैं जबकि यहाँ पर 18.16 मिल रही है। तो 18.16 पर देखें तो यहाँ पर M20 इंटू 1.5 फाइन सीरीज का बोल्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो यही किया होगा, देखिए यहाँ पर कि जो फॉर फाइंड डिजाइन डाटा बुक से हमने लिया, इसमें क्या लिया है, द DC इक्वल टू 17.84 हमने जो लिया है M20 इंटू 1.5 फाइन सीरीज। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी एक्सटर्नल की। अब एक और हम प्रॉब्लम करते हैं एक्सटर्नल लोड के कारण ही, हालांकि उसमें कंबाइंड लोड यूज़ होता है लेकिन मैं एक्सटर्नल का ही बता रहा हूँ। ये इमेज आप देख रहे हैं हमारा सिलेंडर कवर है, इसमें जो लगे हैं स्टड है। स्टड जो होते हैं उसमें हेड नहीं होता, दोनों तरफ थ्रेड होते हैं। आप लोगों ने लैब में देखा होगा कि इंजन का हेड है और वो है, तो इसमें एक एंड जो है वो आपका हेड में टाइट होता है, फिर हम ढकते हैं, फिर दूसरा जो है आपका कहाँ पर आता है, नट लगता है सिलेंडर कवर के ऊपर। यानी ये आपका सिलेंडर दिया है, इसके ऊपर ये स्टड लगे हुए हैं। अब हम इसको कवर लगाएंगे, फिर इस पर दूसरे हिस्से पर टाइट करेंगे। तो स्टड मतलब जिसमें कोई हेड नहीं होता, दोनों तरफ थ्रेड होते हैं, वो है। ये हमारा एक्सटर्नल वाला है। इस पर जो लोड आ रहा है वो आपका टेंसाइल लोड आता है। आइए हम इसको देख लेते हैं एक और। तो IC इंजन सिलेंडर हैज एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 350 mm
एंड द मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द सिलेंडर कवर इज 1.2 न्यूटन पर स्क्वायर mm। यानी ये जो बाहरी लोड है उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताएगा कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो दे दिया है और डायमीटर दे दिया है। तो आप देखिए डायमीटर कितना है आपका 350 mm, तो इसका स्क्वायर कर दें और प्रेशर जो है 1.2 तो इसका गुणा कर दें, तो ये आपका एक्सटर्नल लोड आ जाएगा 115453 न्यूटन। इसका पर्पज़ यही है कि डायमीटर और प्रेशर दिया हो तो π/4d² P से आप निकाल लें एक्सटर्नल लोड। अब आप इसके बाद चलें कि कैलकुलेट द नंबर इफ M24/2 स्टड्स। आपको नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है और बोल्ट दे दिया, मतलब नॉमिनल डायमीटर दे दिया 24/2, तो 24/2 में जाकर के आप क्या देखेंगे डीसी। तो डीसी जो डिजाइन डाटा बुक से निकलेगा वो 21.546। चूँकि मैं 2-3 प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, इसको भी बता देता हूँ। 24/2 के लिए आप देखें जो साइज दी गई थी उसके लिए, तो ये रिवर्स वाला फार्मूला है जिसमें 24/2 ये हमारा बोल्ट दिया है, इसके आगे डीसी दिया है 21.546। तो 21.546 को हम यहाँ से लेकर के डीसी निकाल सकते हैं। तो ये हमने डीसी ले लिया 21.546। बस इजी है। अब आपने एक्सटर्नल लोड है, आपने डीसी निकाल लिया, तो फार्मूला आपको बताया था एक्सटर्नल लोड के लिए P बराबर N इंटू π/4 इंटू सिग्मा टी। N है आपका कितना निकालना है, π/4। डीसी आपने अभी अभी डिजाइन डाटा बुक से लिया, चूँकि बोल्ट साइज दी थी, ये आपको दी गई है स्ट्रेस 35 मेगापास्कल, और यहाँ पर आप रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा P 33 मेगापास्कल है। N की वैल्यू 9.46 आ रही है, आप राउंड ऑफ कर देंगे 10। तो इस प्रकार से इसमें आपको नंबर ऑफ बोल्ट निकालना था। तो इस प्रकार से अभी तक हमने बोल्ट में जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने तरह की डिज़ाइन देखी, जिसमें हमने इनिशियल टाइटनिंग के कारण देखा, फिर आप आई बोल्ट का देखा, फिर नॉर्मल बोल्ट पर जो लोड आ रहा था वो देखा, एक्सटर्नल लोड देखा, फिर कपलिंग में देखा जिसमें टॉर्शनल स्ट्रेस आ रही थी गोल गोल, फिर हमने सिलेंडर कवर के लिए देखा जहाँ पर कि टेंसाइल लोड आ रहा था। तो इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर स्टड में क्या दिया था 33 मेगापास्कल है, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 33 रखी थी। तो इस प्रकार से ये आपकी बोल्ट डिज़ाइन है। तो समरी में देखें तो हमने रिवेट के बारे में जाना, उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी और डिजाइन ऑफ रिवेट की और न्यूमेरिकल किया। सिंपल ऑफ बोल्ट में भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, टर्मिनोलॉजी देखी, डिजाइन देखी कैसे होती है और न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो इस प्रकार से अब आप ये जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 है जो कि डायमीटर ऑफ रिवेट निकालना है 8 mm थिक के लिए, तो दोनों तरीके से रखें और निकालें, जो हाईएस्ट हो उसको आप राउंड ऑफ कर दें। ये आईसी इंजन सिलेंडर वाला भी हमने देखा था, इसमें मैंने केवल वैल्यूज़ बदली हैं, तो आप एक न्यूमेरिकल करें। और ये आई बोल्ट का भी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बदली हैं, तो वो देख लें आप। तो इस तरह से आप देखें कि आपको इसमें सेम प्रॉब्लम्स हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बदली है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। सो इस प्रकार सजेस्टेड रीडिंग में शिंगले, पंडित शाह, RS खुरमी, दीपक प्रकाशन, इसमें मशीन डिज़ाइन की बुक्स मिलेंगी, जबकि डिज़ाइन डाटा बुक कमल कुमार एंड SK दीक्षित को मैंने रेफ़र किया है क्योंकि हमारे पॉलिटेक्निक में यही उपयोग में आता है। सो आज हमने सिंपल बोल्ट और रिवेट की डिज़ाइन की है। नेक्स्ट सेक्शन में हम सिंपल शाफ्ट और लीवर की डिज़ाइन करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you very much for watching this video. Thank you all.